बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्रोफेशन के अंदर ख़ासकर जैसे सीए पाकिस्तान में है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग बनना चाहते हैं ड्यू टू सम फीचर्स। इसी तरह पाकिस्तान में कुछ और डिग्रीज़ भी हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, बट द मोस्ट अट्रैक्टिव डिग्री इन पाकिस्तान रादर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ द चार्टर्ड अकाउंटेंसी। इसमें एक बहुत मेजर क्वेश्चन किया जाता है जो कि जिसकी वजह से, इस क्वेश्चन की वजह से कुछ लोग सीए को भी छोड़ जाते हैं। ये भी है इसके अंदर। मैं इसके ऊपर बात करूंगा कि हाउ आई कैन क्वालिफाई सीए विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। सीए कैसे मैं कर सकता हूं, मुझे जो मेरे पास टाइम जो है उसके अंदर मैं इसको कैसे कंप्लीट करूं। मेरा नाम इमरान शहजाद है। इससे पहले कि मैं अपना तारुफ करवाऊं, मैं आपसे कुछ और बड़ी ज़बरदस्त बात इसके ऊपर करना चाहता हूं। मैंने आपको कहा कि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और तकरीबन वो लोग जो सीए कर रहे होते हैं, किसी भी स्टेज के ऊपर मौजूद हों, उनके जहन में ये क्वेश्चन ज़रूर मौजूद होता है। अच्छा, एक बड़ी खूबसूरत पिक्चर मैंने नेट पे देखी तो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर करूं। इसमें देखें, एक सेंटेंस है और ये आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। और ऐसा ही है, आजकल आप अगर मरी जाएंगे तो आपको जो नज़ारे हैं वो कम नज़र आएंगे। आप इससे आगे नारायण चले जाएं तो खूबसूरती और बढ़ती जाएगी। इसी तरह बाबूसर टॉप पे चले जाएं, खूबसूरती और होगी, राइट। तो जो जो आप एक्सप्लोर करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा सफ़र करते हैं, देन यू इंजॉय अलॉट। ये बात पहले ज़हन में आपने रखनी है। इसी से मेरी बात का आगाज़ होगा। इससे ये पता चला कि मेहनत करने से ज़्यादा खूबसूरती पैदा होती है। ओके, अच्छा, अब इस बात को कुरान में कैसे बयान किया गया? बीइंग अ मुस्लिम हमें भी पता होना चाहिए। क्या ये बात जो किसी अंग्रेज़ ने, किसी और स्कॉलर ने बयान की, क्या 1400 साल पहले कुरान ने भी इसके ऊपर कोई ऐसी बात की है? और ये बात याद रखें, ये तो एक्सपीरियंस हो सकता है, कुरान पाक का तो दावा है। और कुरान पाक अपना जो है वो क्लेम करता है सूरह नशर के अंदर 94 में, फ़इन्नमल उसरी युसरा इन्नमल उसरी युसरा। ज़रा यहाँ इस बात के ऊपर फोकस कीजिएगा कि फ़इन्न मअल उसरी युसरा, यानी मेहनत के बाद क्या है? बेशक मा साथ है उसर, तंगी के, युसरा आसानी। यानी मेहनत करोगे तो उसके बाद आसानी है। इन्ना मअल उसरी युसरा, फिर कहा गया बेशक मेहनत के साथ आसानी है। यानी ये एक दुनिया का बहुत बड़ा बेंचमार्क भी है। और अल्लाह ताला ने जब कह दिया तो इसका मतलब ये है कि ये आपको इसके बगैर कामयाबी नहीं मिलेगी। मिल सकती है, कोई इल्हाम हो जाए या कोई और चीज़ें हो जाए, लेकिन मेरा अपनी ज़ात का जो एक्सपीरियंस वो यही कहता है। और ये आपके सामने भी है और आप आजमा के भी देखेंगे। लेकिन एक और बड़ी अजीब चीज़ मेरे एक उस्ताद ने मेरे से डिस्कस की। मेरे उस्ताद ने मुझे कहा कि ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर हार्ड वर्कर्स। यानी ये जो दोनों बातें आपके सामने लिखी हैं, मैं इस बात से तो 100% सर के साथ एग्री करता था, अपने उस्ताद के साथ। उन्होंने कहा, इमरान, ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर हार्ड वर्कर्स। मैंने कहा, सर ठीक है, आई एग्री, यही है फ़इन्नमल उसरी युसरा इन्नमल उसरी युसरा। तो हम जितनी मेहनत करते हैं और लाखों में सैलरी भी मिलती है, इसकी रिवार्ड भी मिलता है, रिस्पेक्ट भी मिलती है। लेकिन एक उन्होंने बात जो की वो बड़ी ज़बरदस्त बात थी। वो क्या थी? उन्होंने कहा, बट ये देखिएगा, उन्होंने कहा, बट ऑल हार्ड वर्कर्स आर नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हर बंदा जो मेहनत करता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाता। आप मेहनत करते हैं, आप दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन आप जो है वो सीए नहीं कर पाते। आप मेहनती हैं, आप कहते हैं कि यार मैंने बहुत मेहनत की,
फलां बंदे ने मेरे से कम मेहनत की, वो क्वालिफाई कर गया, मैंने मेहनत ज़्यादा की, मैं नहीं क्वालिफाई कर सका, मैं परेशान हूँ, मैं पेपर पूरा करके आया था। हाँ, इन दोनों के दरमियान में एक बात याद रखें कि एक लाइन है, इन दोनों के दरमियान में एक लाइन है कि आप हार्ड वर्किंग करते हैं, हार्ड वर्किंग के बाद क्या आप इधर जाना चाहते हैं या इधर जाना चाहते हैं। इधर चले गए तो प्रॉब्लम, और इधर आ गए तो खुश, फिर आपके ऊपर ये मॉडल लग चुका हुआ है, राइट। लेकिन आप तो ये कहेंगे कि अल्लाह ताला ने तो ये कहा है कि हर मेहनत के बाद, तंगी के बाद आसानी है। मैंने तो मेहनत की लेकिन मुझे तो तंगी के बाद तंगी ही मिली, उसरा के बाद फिर उसरा ही मिला सर, ये तो फिर इसका मतलब कुरान पाक की आयत ठीक नहीं है। नहीं, अल्लाह ताला फरमाते हैं जो बंदे मेहनत करते हैं, मेहनत से मुराद ये है कि वो स्ट्रेटेजिकली मेहनत करते हैं, वो सही मेहनत करते हैं, वो बंदरों वाली मेहनत नहीं करते, बस उसके ऊपर दरख्त के ऊपर छलांग ही लगाते रहते हैं। एक स्ट्रेटेजिक मूव होती है, उसको समझना है आज। तो आज अपने इस लेक्चर के अंदर मैं आपको उसी के ऊपर बात करूंगा, आपको समझ आएगी कि हाँ सर ठीक कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिकली आप जो है वो काम करेंगे तो आपकी मेहनत हो सकता है उस बंदे से जो फेल हुआ उससे कम हो, लेकिन आप क्वालिफाई जल्दी कर लें। तो आज मेरा जो फोकस होगा ज़्यादा वो एक पेपर की मदद से जिसका नाम है कैफ 6 प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, उसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा और उसी के रिगार्डिंग सारी चीज़ों को मैं फोकस करके बताऊंगा कि टीचिंग स्टाइल क्या होना चाहिए, स्टूडेंट के ऊपर आगे उसको काम क्या करना है, और बाकी जो आपके क्वेश्चंस हों वो मैं आपको एड्रेस कर दूंगा। ठीक, अच्छा जी, अब मैं अपना कुछ तारुफ आपसे करवाता चलूं। बाय प्रोफेशन तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, 2007 में मैंने क्वालिफाई किया और ड्यूरिंग आर्टिकल्स मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एज अ सीनियर कंपनीज के ऑडिट भी किए, टैक्स का काम भी किया, मल्टीपल मेरे पास जो ऑप्शंस थी मैंने उनको यूटिलाइज किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं अभी जो रिसेंटली मैंने थीसिस लिखा है पीएचडी में टैक्सेशन के ऊपर कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो एक टैक्स पेयर को टैक्स कंप्लायंस करने की तरफ लेकर जाते हैं या वो उसको कहते हैं कि आपने पाकिस्तान में टैक्स नहीं देना। ये मेरा पीएचडी का थीसिस है जो मैंने अभी लिखा है। उसके बाद ही मेरी एमफिल है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, जिसके ऊपर मैंने कंसोलिडेशन के अंदर जो हमारा अकाउंटिंग का एक कॉम्प्लेक्स एरिया है उसके ऊपर मैंने काम किया हुआ है कि वो जो वर्किंग्स हम उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट वर्किंग्स करते हैं उसको मैंने सिंप्लीफाई करके एक नई मेथडोलॉजी दी थी कि स्टूडेंट जो है वो चाहें तो इस तरीके से भी अपनी कंसोलिडेशन की वर्किंग एक ही स्टेप के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद मेरा एमए इकोनॉमिक्स है जी पंजाब यूनिवर्सिटी से, ये मैंने सीए के दौरान किया, और बीकॉम था। बीकॉम के बाद मैं चाहता तो ये था कि मैं एमबीए करूं, उस वक्त जो था वो एमबीए का बड़ा रुझान था, लेकिन एनी हो अल्लाह ताला को यही मंजूर था कि मैं सीए करूं, और हिस्ट्री मेरी थी मेडिकल की, इस प्रोफेशन से मैं आया हूं। टीचिंग मैंने 2004 में प्रॉपर जिसको कहते हैं, मैं 2004 में मैं एंटर हुआ इस प्रोफेशन के अंदर, और इस तरह से मेरा सफ़र जो था वो उसका मैंने आगाज़ किया। इस दौरान काफ़ी टेक्निक्स, सब्जेक्ट को मैंने अंडरस्टैंड किया, स्टूडेंट लेवल को अंडरस्टैंड किया, मार्केट को देखते हुए मैंने इसको टेकअप किया। तो ये मेरी एक हिस्ट्री थी। तो इसलिए इसके बाद हम पेपर के ऊपर बात करेंगे कि हमारा जो एग्ज़ाम है ख़ासकर कैफ लेवल का, उसमें क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम के अंदर मौजूद हैं, और प्लस इसके अंदर जो है वो उसकी हिस्ट्री क्या है, और एक टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए। और मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, और आखिरी लास्ट स्लाइड के अंदर मैं कांटेक्ट आपको डिटेल भी प्रोवाइड कर दूंगा कि आप अगर वो लेक्चर्स लेना चाहते हो, मेरी ऑनलाइन क्लासेस को देखना चाहते हो,
या रिवीजन सेशंस को देखना चाहते हो तो आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं उसके साथ। अच्छा जी, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की कि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स जो हैं वो करते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ देखिएगा वो है स्टार्टिंग द सब्जेक्ट विदाउट थिंकिंग अबाउट इट्स प्रीरेक। कि स्टूडेंट जो है कुछ सब्जेक्ट को चूज़ कर रहा है लेकिन उसको ये नहीं पता कि इस सब्जेक्ट के लिए मुझे इसके अलावा कौन से और सब्जेक्ट्स हैं जिनका मुझे कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए जो इसमें यूज़ होंगे, यानी उसकी प्री रिक्विजिशन। और प्लस उसके साथ उसको ये देखना चाहिए कि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है उन ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए ही सेट होना है। ये बात आपने जहन में रखनी है। दूसरी बात, रॉन्ग स्टडी मटेरियल। कोई स्टूडेंट या तो किसी एक ही किताब के साथ स्टिक हो जाएगा, राइट, उसको पता चला कि फ़लाँ स्टूडेंट जो है वो इस किताब को पढ़ के पास हुआ तो उसने वही किताब जो है वो शुरू कर लेनी है। कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक भी करते हैं कि पुरानी किताब उठा ली टेक्स्ट के लिए जबकि उनके लिए वो एप्लीकेबल नहीं थी। और बाज़ औक़ात जो हैं वो कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं कि मार्केट में स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ ऐसी प्रोविजंस करवा देते हैं जो उनके एग्ज़ाम्स के लिए एप्लीकेबल ही नहीं होती, और वो स्टूडेंट्स बेचारा उन्हीं को लेके काम कर रहा होता है। फिर उस स्टडी मटेरियल को कहाँ से स्टार्ट करना है, किस चैप्टर को किसके साथ मैंने लेकर चलना है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। यानी आप अगर किताब को, किसी भी किताब को जो पाकिस्तान में टेक्स्ट की मौजूद है, मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आप शुरू से लेकर एंड तक पढ़ लेंगे तो वो उसके साथ ज़्यादती होगी। उसका एक पढ़ने का एक स्टाइल है, उसको देखने का एक स्टाइल है कि आप किस सीक्वेंस में लेकर चल रहे हैं। माइट भी कि उसको रिटर्न के साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इसके जो टेक्स्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड नहीं, लेकिन उनको इंटीग्रेट करना पड़ता है। उसके साथ आपको समरीज़ बनानी पड़ती हैं। ये सारे काम चलेंगे तो फिर वो अच्छा स्टडी मटेरियल बनेगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स को, मल्टीपल मटेरियल को लेके चल रहे हैं तो उसमें डुप्लीकेशन को कैसे रोकना है, ये चीज़ भी देखी जाएगी। यानी हमने जो मेहनत करनी है वो थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कट करके आगे लेकर चलना होता है। एक तो ये चीज़ है। फिर स्टूडेंट अपने स्टार्ट तो करता है पेपर को, लेकिन वो ये नहीं देखता कि मेरी डेस्टिनेशन क्या है, मैंने पहुंचना किधर है। उसको अपनी उस डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए कि भी ये वो मेरा पॉइंट है जहां पर मैंने पहुंचना है, और उस पॉइंट को पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करना है, मुझे क्या लवाजमात चाहिए, मैंने कहा कब बैठना है, कब मैंने उसको पढ़ना है, और मुझे इस पूरे सफ़र के दौरान किन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और किन किन चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी जिसको मैंने आगे लेकर चलना है, राइट। और उसकी जो प्रिपरेशन है उसको मैंने कैसे करना है, ड्यूरिंग द क्लास मैंने कैसे करना है, जब क्लास से फ्री होऊंगा उस वक्त मैंने कैसे करना है, फाइनल रिवीजन कैसे करूंगा, और एग्ज़ाम में कैसे बैठूंगा। ये सारी चीज़ें टाइम मैनेजमेंट के अंदर भी आएंगी। उसके बाद एक और मिस्टेक जो वो कर रहा होता है वो ये है, प्रिपेयरिंग देयर एग्जाम्स ऑन चैप्टर्स वाइज रादर मार्क्स वाइज। मेरा जो एक्सपीरियंस वो यही कहता है कि आज तक मैंने सीए के अंदर खुद भी और जो स्टूडेंट्स को मैंने गाइड भी किया, पढ़ाया भी, इसी बेस के ऊपर कि हमेशा मार्क्स को फोकस करके किया करें कि ये जो मैंने चैप्टर्स कर लिए हैं इसमें से कितने मार्क्स मुझे एग्ज़ाम में मिलेंगे। और ऐसा ही होना चाहिए। एग्जामिनर जो है वो और आई कैप दोनों इसी बात के ऊपर चल रहे हैं, तो हमें भी उसी बात के ऊपर चलना चाहिए कि इन एरियाज़ के ऊपर मुझे क्या मार्क्स मिलेंगे। इट विल गिव यू अ टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर पर्सनैलिटी, क्योंकि अब तक मैंने इतने मार्क्स को तैयार कर लिया हुआ है, इनकी एक्सपेक्टेशन है और इसके आगे जो है मुझे इस चीज़ को फर्दर वो करना है। ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ज़्यादा मैंने देखा है कि स्टूडेंट वो ये करते हैं, चैप्टर 1 कर लिया, चैप्टर 2 कर लिया, चैप्टर 3 कर लिया, बगैर सोचे कि ये चैप्टर 1 2 के आपस में मिलते भी थे या नहीं थे, क्या इनको समझना भी था या नहीं था। ये उसके बाद फिर स्टूडेंट ये क्लेम करता है, सर पढ़ी तो जा रहा हूँ, समझ भी आ रही है, लेकिन ये नहीं समझ आ रही कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो इससे बचने के लिए हमें उसकी बड़ी एक
सिस्टमेटिक काम करना पड़ता है। प्रॉपर डिनोमिनेशंस, स्टूडेंट एग्ज़ाम के दौरान बिल्कुल केयर नहीं करते कि मैंने लाइन कहाँ पर लगानी है, रुपीज़ कहाँ पर लिखने हैं, राइट अलाइनमेंट मेरी क्या होनी चाहिए, डबल लाइन मैंने कहाँ पर लगानी है, वर्किंग मैंने शो करनी है ये नहीं शो करनी, वर्किंग कहाँ पर शो करनी है। ये एक प्रॉब्लम जो है वो उसका हल भी उसके पास मौजूद होना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम कैसे उसकी ठीक होगी, वो जब क्लास में बैठेगा तभी उसको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, फिर उसको वो हैंडल करने के काबिल होगा वो। कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन, देखें स्टूडेंट को एक चीज़ का पता होना चाहिए कि मैंने पहुंचना किधर है। एक चीज़, मैं अब कहाँ पर हूँ, राइट, इसके बाद मैंने क्या पढ़ना है, और प्लस इससे पहले मैं क्या पढ़ चुका हूँ। ये बात याद रखें। अगर तो स्टूडेंट को जो वो पढ़ चुका है स्टेज 1 के ऊपर, और जो उसने आइंदा पढ़ना है और जिस डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, अगर तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो मैं कहता हूँ ये ठीक है। लेकिन अगर वो ये कहता है कि जो मैं पढ़ चुका हूँ मुझे इसका भी पता, इसका भी पता, इसका भी पता, इसका भी पता, लेकिन ये सारे पता हैं, लेकिन ये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, तो वो ऐसे ही है जैसे आपके तस्बीह के बीड्स हैं, वो उनका धागा टूट गया और वो पड़े हुए हैं। तो कॉन्सेप्ट ये बात याद रखें कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो एक तस्बीह के धागे की तरह होने चाहिए, कि एक धागा दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, और आपको एक खूबसूरत जो है वो शक्ल वो मिलती है। फिर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। आप फर्म में जाएंगे तो वहाँ पर भी बड़े तरीके से बात करेंगे, आप फाइनल के एग्ज़ाम में जाएंगे वहाँ भी तरीके से बात होगी, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो दूसरे स्टूडेंट से बिल्कुल डिफरेंट होगी। पेपर तो इंशाल्लाह पास हो ही जाएगा, लेकिन जो चीज़ आपके अंदर आएगी कॉन्फिडेंस, वो डिफरेंट होगा। इसका अंदाज़ा आप फाइनल में जाके लगा सकते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट फाइनल में आते हैं वो कितने कॉन्फिडेंट होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद है जी एग्ज़ाम की अजम्पशंस, खासकर जो कुछ पेपर जैसे लॉ के पेपर्स होते हैं उसके अंदर अजम्पशन लेना पड़ती हैं। क्या अजम्पशन लेनी है, किसको बेस करना है। सम टाइम हमने, अच्छा ये चीज़ें जो एजम्पशंस वाली बात है ये किताबों में बहुत कम लिखी होती है, ये हमें खुद देखना पड़ता है कि मेरी कहाँ लिखनी है, लिखनी भी है कि नहीं लिखनी, क्या मैंने आई कैप के पेपर को फॉलो करना है, और कहीं पर मैंने प्रैक्टिस को फॉलो करना है, कहीं पर मैंने लॉ को फॉलो करना है, किस चीज़ को फॉलो करना है, राइट, और उसकी प्रॉपर प्लेस क्या है, ये बात ज़रूरी है उसके अंदर। और टाइम मैनेजमेंट, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं सर अगर मुझे टाइम मिलता तो मैं फ़लाँ क्वेश्चन भी कर आता। ये एक बड़ी डेंजरस कंडीशन होती है कि इसका मतलब ये है कि वो स्टूडेंट उन क्वेश्चंस को ज़्यादा टाइम दे आया जिनको टाइम कम देना था, और जिनको जो है ना वो वाइस वर्सा काम करके आया, राइट, उसको पता नहीं था। इसका मतलब उसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन की प्रॉब्लम आ रही है, वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा चीज़ों को, ये चीज़ उसके अंदर मौजूद है। तो ये भी उसको सिखाना चाहिए कि बेटा आपने उस 3 घंटे के अंदर वो फर्स्ट 15 मिनट्स कैसे गुजारने हैं, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, क्वेश्चन की वर्टिकल रीडिंग क्या होती है, हॉरिजॉन्टल रीडिंग क्या होती है, और रिक्वायरमेंट को कैसे पढ़ना है। जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन पढ़ना आ जाता है वो क्वेश्चन करना भी जानता है। कुछ क्वेश्चंस इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि सर फ्रॉम वेयर आई कैन स्टार्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, क्योंकि उसने जितने क्वेश्चन एग्जाम में देखे होते हैं वो सारे के सारे डिफरेंट होते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट को हर क्वेश्चन डिफरेंट लग रहा है तो आप समझ जाएं कि इसके कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। और अगर स्टूडेंट को 20 क्वेश्चन करवाए जाएं, 10 क्वेश्चन करवाए जाएं और किसी एक ही पैरामीटर पर करवाए जाएं, तो ये है कॉन्फिडेंस, ये है कॉन्सेप्ट्स जो उसको पता होने चाहिए, और फिर ही उसकी जनाब वो पास के चांसेस वो बढ़ेंगे। फॉलो कोलीग्स रादर रिसोर्स पर्सन्स, स्टूडेंट्स अपने उन स्टूडेंट्स को फॉलो करते हैं कि जी मेरे टीचर ने ये कहा, वो कहते हैं जी मेरे टीचर ने ये कह दिया है। कोई टीचर किसी और स्टाइल से पढ़ा रहा है, कोई और स्टाइल से पढ़ा रहा है, ये दूसरे को फॉलो करना शुरू कर देता है। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है ये। इसलिए सबसे पहले अपने रिसोर्स पर्सन को उसको देखना चाहिए, एंड इफ ही थिंक्स दैट देयर इज अ प्रॉब्लम देन ही शुड डिस्कस विद
द रिसोर्स पर्सन रादर द स्टूडेंट, उसके साथ उसको डिस्कस नहीं, अपने रिसोर्स पर्सन से डिस्कस करेगा, सर आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, हाउ यू कैन हेल्प, तो प्लीज़ एडवाइज मी व्हाट आई कैन डू। ये चीज़ उसमें इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज़ है, जैसे डेस्टिनेशन है कैफ की प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन के अंदर, उसको अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको एक स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि भाई मुझे क्या मिलने वाला है। आप देखें हमारे इस एग्ज़ाम के अंदर इनकम टैक्स की वेटेज जो है वो अबाउट 65, सेल्स टैक्स की 25, बेसिक्स की 5 और 5 कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके बाद हम फर्दर इसकी डिटेल को डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या इसका ट्रेंड क्या है, पिछले 5 साल पेपरों में 11 एग्ज़ाम्स के अंदर क्या क्या हो रहा है, उसको फोकस करके फ्यूचर की स्ट्रेटजी जो है वो बनाई जाएगी। देखिए पास्ट को देखा जाता है और फ्यूचर के ऊपर काम किया जाता है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट का बेसिक मॉडल भी यही होता है कि आप हिस्ट्री को देखें और आइंदा देखें कि मेरे साथ क्या होने वाला है, उसी को फोरकास्ट करके चलें और इंशाअल्लाह ताला आपको वैसा ही पैटर्न मिल जाएगा। देखें इसमें सबसे बड़ा जो एरिया आपको नज़र आ रहा है वो है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स के अंदर जो आपको मिलेंगे, इनकम टैक्स के अंदर एक एरिया आपको मिलेगा न्यूमेरिकल का, इसकी आप वेटेज कर लें 20, अराउंड 20 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आपको इधर मिलेगा, और वो आपका दो ही एरियाज के ऊपर होगा, या इंडिविजुअल सैलरीड नॉन सैलरीड के ऊपर, या वो पार्टनरशिप फर्म के ऊपर होगा। इसका आगे अगली स्लाइड में जाके हम एनालिसिस करेंगे। उसके बाद सेल्स टैक्स, इसमें भी एक न्यूमेरिकल हमें मिलेगा जिसकी एवरेज आप 15 कर लें, वो हमें न्यूमेरिकल पेट मिलेगा ही मिलेगा। आज तक जितने पेपर आए उनके अंदर ये एक रहा, इसकी सिचुएशन ये बनी है। तो इस तरह से अगर आप 3 चैप्टर्स करेंगे तो आपके 35 मार्क्स बन जाएंगे। ये तो आपकी ग्रिप में आ गए 35 मार्क्स। पहली चीज़ आउट ऑफ 100 हमें 50 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो पहले मुझे पता चल गया कि मुझे इस एग्ज़ाम के अंदर 2 न्यूमेरिकल मिलेंगे, एक इनकम टैक्स का और कम से कम एक सेल्स टैक्स के ऊपर वो मिलेगा, ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद जी हमारे पास बेसिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन है जो मिला के 10 नंबर बनते हैं, और यहाँ पर 3 चैप्टर्स आपके पास मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर 3 चैप्टर ये किए जाए और 3 चैप्टर और किए जाए तो हमारे पास 10 नंबर और 10 मार्क्स और हमें मिल जाते हैं। इट कम्स टू 45%। यानी आप इसे देखें कि 6 चैप्टर करने से, ओनली 6 चैप्टर्स, आपके 45% अराउंड हाफ आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है। ये बात मैं कर रहा था कि पहले आपको कोर एरिया का पता होना चाहिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है जिसको हमें वो देखना। इसके बाद आप अपनी स्ट्रेटजी, अपना प्लान बनाएं कि मैंने किस टीचर से पढ़ना है, उसको कैसे मैंने लेकर चलना है, मेरा स्टडी मटेरियल क्या होगा, मेरा रिसोर्स पर्सन वो कैसे गाइड कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसका स्टूडेंट बैंक कितना है मार्केट के अंदर, राइट। और उसके बाद ये फाइनल मैंने कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ों को आपको देख के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद हम अगली बात करते हैं जी। अच्छा, एक तो ये है कि इसके अंदर जो मेरी टीचिंग मेथडोलॉजी है वो उसके अंदर भी मैं थोड़ी सी बात कर लूँ एनालिसिस से पहले। देखिए हमारा एक एग्ज़ाम है, हमें जो चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना है उस ग्रिड तक पहुंचने के लिए, उसमें है एक है आई कैप का एग्ज़ाम और दूसरे हैं यहाँ पर आप, राइट, और तीसरा है हमारे स्टडी रिसोर्सेस, और एक है आपका रिसोर्स पर्सन। तो एक तो हम तीनों ने मिलके क्या करना है, हमने इस एरिया को कवर करना है। ये जो टॉप पे है जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा होगा कि मैं अगर आपको देखते हुए, आपके स्टडी पैक को देखते हुए ये सारी चीज़ें मैं कवर करवाऊं ताकि ये हमारा बेहतरीन तरीके से ये क्वालिफाई हो जाए। इसमें जो मेरे पास ऑप्शंस होती हैं, जो मेरा एक लेवल है, जो अभी तक आपने भी देखा होगा, कुछ नए स्टूडेंट हैं, कि पहली
कोशिश तो मेरी ये है कि मैं स्टूडेंट लेवल पे जाके आपको बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से उठाता हूँ। उसके लिए आप देखें कि छोटी छोटी इलस्ट्रेशंस हम बना रहे होते हैं, फिर उससे हम टेक्निकल इलस्ट्रेशंस की तरफ चलते हैं और फिर पास पेपर की तरफ, ताकि आपके जो बेसिक्स प्लस उसके जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाए। प्लस उसके साथ जब ये काम कंप्लीट करके फिर हम उसको समराइज़ करते हैं। जैसे आपने देखा कि हमने सैलरी को एक क्वेश्चन की मदद से समराइज़ किया और उसके ऑल्टरनेट को भी चेक किया। फिर ज़्यादातर मेरी जो आदत है वो ऑन बोर्ड प्रैक्टिस की है। मैं इससे कंफर्टेबल होता हूँ कि वाइट बोर्ड पे जैसा क्वेश्चन है वैसे ही उसको किया जाए। अच्छा, उसके बाद मैं जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके, इसकी मेरी कोशिश यही होती है कि एक ही पैटर्न को यूज़ किया जाए ताकि मिस्टेक्स कम से कम हो। यानी जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे इनकम टैक्स के, सेल्स टैक्स के, उनके अंदर आपको एक मॉडल मैं बताऊंगा कि भी बेटा इसी मॉडल के अंदर रहते हुए आपने काम करना है, उसी को लेकर चलेंगे और उसके ऑल्टरनेट को भी वहीं पर डिस्कस किया जाएगा। और अगर कहीं पर कोई लाइन आएगी तो उसकी लाइन के बताऊंगा कि ये लाइन किस किस तरीक़ों से कितने क्वेश्चंस में टेस्ट हो चुकी है, ताकि आइंदा वो कोई उसी तरह की मिलती जुलती स्टेटमेंट आपको मिले तो आपको पता चलना चाहिए। उसके बाद ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मुझे नहीं पता कि मार्केट में क्या चल रहा है, बहरहाल मेरी अपनी एक रूटीन है कि मैं स्टूडेंट्स को समरीज़ प्रोवाइड करता हूँ। राइट, मसलन ए कॉन्सेप्ट और बी कॉन्सेप्ट और सी कॉन्सेप्ट में कोई इशू है तो मेरी एक आदत है कि मैं इन तीनों कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करने के बाद एक समरी आपको दूंगा। जैसे कि चैप्टर नंबर 2 है, अब चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे तो उसके अंदर इंसान गुम हो जाता है, लेकिन टैक्स क्रेडिट की मैं आपको सिर्फ 2 पेजेस की समरी दूंगा और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह उन दोनों पेजेस से ही आपका सारा कोर्स जो टैक्स क्रेडिट्स हैं वो कवर हो जाएंगे। उनकी सीक्वेंस कैसे करनी है, क्या करनी है, उसको भी हम वैसे ही लेकर चलेंगे। उसके बाद एक होती है कंफ्यूजिंग टर्म्स। स्टूडेंट ये कहता है सर एक लाइन पहले मुझे मिली, वही लाइन दोबारा मिली, वही लाइन, तो इसका ए ट्रीटमेंट था, इसका बी था, इसका सी था, इसको क्या करें, उसकी रीज़न क्या है। वो बेसिक किसी चीज़ को देख नहीं रहा होता, तो उस चीज़ को दूर करना एग्ज़ाम के अंदर ज़रूरी होता है कि मुझे जो टर्म दी गई है क्या वो मेरे यूज़ में भी है या नहीं। और यू कैन से दैट द डेटा इज़ रेलिवेंट फॉर माई एग्ज़ाम और दिस इज़ इररेलेवेंट डेटा, दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू सॉर्ट इट आउट व्हाट इज़ द रेलिवेंट डेटा एंड व्हाट इज़ द नॉन रेलिवेंट डेटा। आपको दोनों को, रेलिवेंट और नॉन रेलिवेंट को आपने क्वेश्चन में से फाइंड करना है। तो वो कैसे किया जाएगा कि जब हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, आप मेरे जो यूट्यूब के ऊपर जो चैनल्स पे लेक्चर्स पड़े हुए हैं एडवांस टैक्स के भी, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर मैं सिर्फ उस लाइन को रीड नहीं करता बल्कि उस लाइन को रीड करने के बाद मैं उसमें कुछ चेंजेस करवा के भी बता रहा होता हूँ कि बेटा देखें इस लाइन को अगर ऐसे चेंज किया गया तो फिर ये प्रॉब्लम उसके अंदर क्रिएट हो सकती है और आपने इसको इस तरह से लेके जानना है। ये इसके अंदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, दिस इज़ इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, और अगर इसमें ये लफ्ज़ चेंज हो तो फिर क्या चीज़ आ सकती है, कीपिंग इन व्यू। राइट, और इसी को कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने क्या किया हुआ है कि जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अब ये बात बहुत सारी जगहों पर आपको थ्रू आउट द सेशन मिलेगी, तो इसकी हमने एक समरी बना ली और समरी में एक पेट इन्फॉर्मेशन कर दी कि भी इसके साथ ये वर्ड्स आएंगे तो आपने ये करना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी कन्फ्यूजन्स उस समरी की मदद से रिड्यूस हो जाएंगी, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कहेंगे यार ये स्टूडेंट एक कंप्लेंट करता है, वो कहता है सर एक ही वर्ड बार बार मुझे यूज़ हो रहा है, वो आप पहले भी आ रहा था, मैं क्या करूँ, ये पेंशन का वर्ड मेरी जाने नहीं छोड़ रहा। सैलरी पढ़ता हूँ पेंशन आ जाती है, बिजनेस पढ़ता हूँ पेंशन आ जाती है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ता हूँ पेंशन आ जाए, ये क्या है पेंशन, इसको कैसे लेकर चलना है। राइट, तो बात यह है कि उसमें कुछ चीज़ें एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही हैं, कुछ इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही होती हैं। इसीलिए सबसे पहले मैं सिस्टम की बात करता हूँ कि भाई एक स्टूडेंट को टैक्सेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो आपने देखा कि सबसे पहले मेरा एक काम होता है कि मैं स्टूडेंट को सबसे पहले सिस्टम सिखाता हूँ। अगर सिस्टम की समझ आ जाए तो फिर आप समझें कि बाकी आपको सब्जेक्ट समझना बड़ा आसान हो जाता है। उसके बाद जो अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी बुक्स में नहीं होती, ये मैं आपको बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या अजम्पशन लूँ मैं। एक बात मेरी जहन में सुन लीजिएगा,
एग्जामिनर के पास ये पॉसिबल नहीं कि आपको तमाम अजम्पशंस पेपर में लेकर चले, वो लिखे आपको। उससे बेटा हमें क्या करना पड़ता है, देखें कुछ अजम्पशंस हैं आई कैप की, कुछ हैं प्रैक्टिस की, और कुछ हैं प्रैक्टिशनर्स की, कंसल्टेंट्स की, ठीक है। और दूसरी बात, ये अजम्पशंस को पेपर में लिखना कहाँ पर है, उसकी प्लेस किधर है, ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमें क्या एग्जाम में किस जगह पर आई कैप की अजम्पशन लेनी है। नंबर 2, अगर अजम्पशन ली उसको लिखना है या नहीं लिखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने इस लाइन को पढ़ के मेरे जहन में कोई कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, वो कंफ्यूजन जो है वो दो डायरेक्शन में जा रही है, ए की तरफ भी जा रही है, बी की तरफ भी जा रही है। मैं क्या करूं? एग्जामिनर ने सिर्फ वर्ड यूज किया टैक्स ईयर का, एंड ही साइलेंट अबाउट दिस कि वेदर दिस टैक्स ईयर इज नॉर्मल, स्पेशल और ट्रांजिशनल, राइट। ये मुझे कैसे जज करना है कि ये कौन सा है और किसको लेकर चलना है। क्लियर? ये बात हमारे जो है वो क्लास के हमारी एक ट्रेड्स में ये भी शामिल होगी। उसके बाद है थ्योरेटिकल इश्यूज। थ्योरेटिकल इश्यूज के अंदर जो एक प्रॉब्लम आती है वो कि स्टूडेंट कहता है सर ए क्वेश्चन आया, इसके 2 नंबर है, बी क्वेश्चन सेम आ रहा है, कुछ वर्ड चेंज है, 8 नंबर है। सर मुझे ये नहीं समझ आ रही ये 2 नंबर और ये 8 नंबर जो है ये क्या है, इसको मैं कैसे लिखूं। स्टूडेंट यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो ये करता है कि 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो 2 नंबर वाली स्ट्रेटजी लगा देता है, और 2 नंबर वाले क्वेश्चन में 8 नंबर की स्ट्रेटजी लगा देता है। उसकी वजह से वो ये कहता है सर मैं पूरा पेपर करके आया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं फेल कहाँ हो गया। तो इस बात को देखना कि भाई हमारा पेपर जो है, जो एग्ज़ाम अराउंड 70% थ्योरी पे आ सकता है, उस 70% को मैंने कैसे हैंडल करना है, उसको देखना कैसे है, क्योंकि प्रोफेशनल एग्ज़ाम है। देन टाइम मैनेजमेंट, मैंने टाइम को कैसे मैनेज। देखें ये टाइम मैनेज के अंदर पहली बात तो ये है, ये जो काम मैं करवाऊंगा ये टाइम मैनेजमेंट के लिए ही होंगे पहली बात, ताकि आप क्वेश्चन को स्टार्ट के अंदर ही आपने ऐसी मेहनत की हो, ऐसी टेक्निकल आपने मेहनत की हो कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और टाइम मैनेजमेंट जो है उसके साथ जो फर्स्ट 15 मिनट्स हैं उसको कैसे यूज़ करना है, क्वेश्चन कौन सा चूज़ करना है, और अगर आपने क्वेश्चन चूज़ कर लिया उसमें प्रॉब्लम आ गई तो आपने दूसरा क्वेश्चन कैसे चूज़ करना है, क्वेश्चन के पार्ट्स को कैसे चूज़ करना है, कैसे उसको लेकर चलना है, ये अगली बात है। ये टाइम मैनेजमेंट में आपको सिखाया जाएगा। यार पेपर में देखो कैसे आपने चलना है, कैसे मूव करना। बी अ स्मार्ट, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड बी अ स्मार्ट पर्सन, नॉट अ लेजी पर्सन। उसको हिम्मत होती है, पता होता है कि मैंने किस क्वेश्चन को कैसे लेकर चलना है। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, वो बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि सर पेपर लेंथी था या सम हो नहीं हो सका, तो किसी ने कहा सर मैंने 80 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट किया था तो मैं निकल गया, इसका मतलब वो 80 में से 50 ले चुका हुआ है, वो उस मेरिट के ऊपर आ चुका हुआ है, राइट। तो ये वो कम्बिनेशंस हैं जिनको हमें थ्रू आउट करना है। ये बर्डन आपके ऊपर नहीं है, ये बेटा ये बात है, ये जो मैंने अभी आपको ये बातें सारी बताई हैं, ये बर्डन आपका नहीं है, राइट। आपका बर्डन सिर्फ ये है कि यू जस्ट कनेक्ट विद मी। आपका सिर्फ इतना काम है कि आप मेरे से कनेक्ट रहें, जो मैं स्टडी रिसोर्सेज आपको कहूँ आपने उसको फॉलो करना है। अंडरस्टैंड? ये आपका असल काम ये है कि आपने उसको लेकर चलना है। यू गॉट द पॉइंट? एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन हो बेटा मेरे से पूछ सकते हैं आप। शुएब आवाज़ आ रही मेरी आपको? अच्छा, इसमें एक बेटा आपको या तो प्योर सैलरीड का क्वेश्चन मिलेगा, या उसमें प्योर बिजनेस का क्वेश्चन होगा, या सैलरी और बिजनेस का क्वेश्चन होगा इंडिविजुअल के लिए। इसके 90% चांस हैं कि आपका इसका क्वेश्चन टेस्ट होता है, और 10% चांस है कि ये इस पे आता है। अच्छा, यहाँ से स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि 90% से ये मुराद है आना ही इसी ने है, इसके ऊपर काम ना करो। बेटा ऐसी बात नहीं है, हो सकता है कि आप इस अटेम्प्ट में बैठे हों, देन सो व्हाट। तो हमें इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है। हाँ, मैं ये करूँगा कि आपको एस इंडिविजुअल और एओपी की वो जो डिफरेंशियल पॉइंट्स हैं कि चेंज कहाँ आनी है वो करवा दूंगा, तो फिर आपके लिए एग्ज़ाम में इंडिविजुअल का क्वेश्चन हो या एओपी का क्वेश्चन हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
अच्छा, अगर आप लेटेस्ट अटेम्प्ट को देखें तो हमारे पास उसने 18 मार्क्स का क्या टेस्ट किया, बिजनेस। हमारे 5 हेड्स है ना, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 18 का और 4 नंबर के ऊपर उसने सैलरी में बात की, 22 उसको लेके गया। इसी तरह अगर आप सितंबर 2019 में देखें तो उसने सिर्फ सैलरी को टेस्ट किया, राइट, और उसके साथ कुछ और उसने टेस्ट नहीं किया। मार्च में उसने दोनों को टेस्ट किया, एओपी का क्वेश्चन भी आया और सैलरी का। 17 मार्क्स यहाँ पर स्प्लिट करके वो टेस्ट कर गया हुआ है। अगर सितंबर 2018 की बात करें तो उसने 16 यहाँ पर लिए और उसके बाद 16 प्लस ये 18 यहाँ पर, यानी हैवी वेटेज जो थी वो इस एरिया को दे गया हुआ है। इसी तरह मार्च में उसने फिर बिजनेस को टेस्ट किया, यहाँ पर देखें सैलरीड को, बिजनेस को, सैलरीड को, बिजनेस को, बिजनेस को, राइट, उसके बाद दोनों को क्वेश्चंस को ले गया। तो यहाँ से पहला जो ट्रेंड था ना ये वाली, इस स्ट्रीम से पहले अगर आप जाएंगे तो आपको सिर्फ सैलरी मिलेगी, लेकिन एग्जामिनर इसके बाद बिजनेस पे आ गया। उसकी रीज़न क्या थी कि आपका जो CFAP का पेपर है फाइनल का, अगर इस एरिया में जाके उसके कमेंट्स को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एग्जामिनर जो कैफ लेवल का स्टूडेंट ऊपर आ रहा है उसके बिजनेस के कॉन्सेप्ट बहुत वीक थे, तो उसने फिर जो कैफ के जो लेवल के ऊपर CFF जो एडवांस टीचर था उसने नीचे वाले को कम्युनिकेट किया कि भाई यहाँ पर फोकस करो, यहाँ पर फोकस करो, ये बच्चे जो नीचे से मेरे पास तुम भेज रहे हो इस एडवांस लेवल के ऊपर ये ठीक नहीं है, यहाँ मेहनत करवाओ इनसे। तो आप देखें फिर यके बाद दीगरे सिर्फ बिजनेस को ही टेस्ट किया गया। लेकिन उसके बाद इन्होंने देखा कि पहला रिजल्ट ठीक नहीं, दूसरा बेहतर है और फिर ये ज़्यादा बेहतर है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि बेसिक एरिया को ऊपर उन्होंने मूव किया, लेकिन साथ साथ सैलरी को भी लेना शुरू किया। यहाँ भी बिजनेस रहा, यहाँ भी। अब देखें यहाँ भी बिजनेस और यहाँ भी बिजनेस, लेकिन आप देखें कि 1 2 3 4 5 अटेम्प्ट मुसलसल बिजनेस को ऊपर बात करने के, फिर वो दोबारा सैलरी के ऊपर आए कि लोग जो है जो इस बेसिक एरिया को भूल लाना शुरू कर दें। अब देखें उसके बाद हमारे पास जो सैलरी है हमें ऑल्टरनेट मिलना शुरू हो गई, एक अटैम्प्ट छोड़ के फिर छोड़ें इधर आ गई, इस तरह से ऑल्टरनेट अटैम्प्ट्स में ये मिल रही है। और शायद हमारे क्वेश्चन में सैलरी का हो, लेकिन इससे एक बात क्लियर हो गई कि हमारे पास जो चांसेस हैं सैलरी के और बिजनेस के वो हाईएस्ट है। हम इन दोनों को लेकर चलेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है उसी के मुताबिक हमने तैयारी करनी है। तो ये था जी हमारा ये न्यूमेरिकल का एरिया। सेल्स टैक्स तो 100% आना ही है, उसने कभी छोड़ा ही नहीं है उसको। लेकिन एक चीज़ है कि उसका जो न्यूमेरिकल की इंटेंसिटी है वो कम से कम 13 है और हाईएस्ट 18 है, ये आपको नज़र आ रही है, 13 to 18। इसकी ब्यूटी ये होगी कि इसके अंदर मैं आपको एक ही वन पैटर्न के ऊपर मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर हम पहले थ्योरी को करते हैं फिर न्यूमेरिकल की तरफ, लेकिन सेल्स टैक्स में हम कुछ थ्योरी पर करने के बाद न्यूमेरिकल पे आएंगे, फिर न्यूमेरिकल से दोबारा थ्योरी की तरफ आएंगे। ये हमारा पैटर्न होगा, वो क्यों होगा ये बात का मसला है। अच्छा, अब हमारे नए एरिया है एथिक्स। 2 चैप्टर एथिक्स के हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन का है। 3 चैप्टरों में से 10 नंबर आपको तकरीबन हर साल मिलेंगे। ज़रा इसकी ज़रा देखते हैं। देखिए 2015 में उसने कॉन्स्टिट्यूशन को चेक ही नहीं किया। मेरा अपना ये ख्याल है कि होना ये चाहिए कि एग्जामिनर 5 नंबर इधर दे, 5 इधर दे, ये 10 नंबर का एरिया है, 10 मार्क्स आने चाहिए। लेकिन उसने 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन को लिफ्ट ही नहीं करवाई और इधर मूव कर गया। नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसने कॉन्स्टिट्यूशन को 8 नंबर दिए और इस एथिक्स के ऊपर उसने बात थोड़ी की, और यही मूवमेंट जो ऐसे थी उसको अगले साल उलट कर गया, 3 इधर कर गया, 8 उधर कर गया। एक बैलेंस्ड अप्रोच आपको सितंबर 2016 में मिलती है, 7 और 5। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एथिक्स छोड़ गया और कॉन्स्टिट्यूशन पे आ गया, और एक दफ़ा और ऐसा हुआ कि उसको छोड़ गया। सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स ऐसी मिलती हैं हमें जब उसने एथिक्स को टेस्ट नहीं किया, रादर उसने बाकी तमाम हर अटेम्प्ट्स में ये देखें 10 नो एथिक्स, नो एथिक्स, नो कॉन्स्टिट्यूशन, एथिक्स, एथिक्स नो कॉन्स्टिट्यूशन, एथिक्स नो कॉन्स्टिट्यूशन, एथिक्स नो कॉन्स्टिट्यूशन।
राइट, यहाँ भी समझ लें एथिक्स एक्चुअली देखा जाए तो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एथिक्स के 2 चैप्टर हैं, इसके हमें कम से कम हम इसको वेट करें तो 5 नंबर हमें जो है वो एग्ज़ाम में मिलने के चांसेस हैं। तो एक हमारा इंपॉर्टेंट एरिया फिर ये वाला भी हो गया। उसके बाद 3 एरियाज ऐसे जो है एग्ज़ाम के अंदर हमें मिलते हैं, वो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो हमने करंट स्टार्ट किया हुआ है, कैपिटल गेन एंड डिस्पोजल, टैक्स डिप्रिसिएशन यानी हमारा सेक्शन 21, 22, 23, 24, 71, 72, 73, 74 और 79 तक। ये आप देखें कि पूरे एग्ज़ाम के अंदर 10 अटेम्प्ट्स में एक दफ़ा उसने डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को छोड़ा है, ये वाली। तो इसका मतलब ये हुआ कि अबव 90% चांस है कि इसमें से हमें ये एरिया मिलेगा। इसको हमने ध्यान से करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके मैं आपको अलग से नोट्स दूंगा, बड़े ब्रीफ नोट्स, सिंपल टू टेक्निकल नोट्स आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। कैपिटल गेन जो है इसमें काफ़ी मूवमेंट्स हैं, और कैपिटल गेन आप देखें 2 दफ़ा टेस्ट नहीं हुआ, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिर्फ 1 दफ़ा टेस्ट नहीं हुआ। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिर्फ 1 दफ़ा टेस्ट नहीं हुआ। ओके, तो ये हमारा एनालिसिस है। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर हम अपने चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 16 को सही तरह से देख लें, सेल्स टैक्स के हम चैप्टर को तरीके से हम देख लें, उसको सही तरीके से जो उसकी मोडालिटी है इन पास पेपर को देखते हुए हम कर लें, एथिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन, और प्लस जो हमारे पास 3 एरियाज मैंने हाईलाइट किए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और टैक्स डिप्रिसिएशन वगैरह के ये जो एरिया है, तो आप देखें कि इन एरियाज़ को कवर करके हम 50 से ऊपर निकल जाते हैं। इन एरियाज़ को 50 से ऊपर निकल जाते हैं। यहाँ फॉरेन स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन करता है, सर क्या मैं इन्हीं एरिया को ना कर लूँ? ये देखें ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 10 चैप्टर्स बनते हैं। तो कहता है सर मैं क्या ये 10 चैप्टर करने के बाद मैं फिर पेपर पास हो जाएगा? पास हो सकता है, पास हो सकता है, लेकिन ये बेवकूफ़ी होगी। देखें, ये तो वो स्टूडेंट है जो बेचारा बीमार हो गया, जो किसी के साथ कोई इशू आ गया और मेरे से पूछा सर मैंने पेपर देना ज़रूर है लेकिन मुझे गाइड करें। तो फिर हम उसको कहते हैं कि यार एक चांस है, लाइफ थ्रेटनिंग चांस है, ये आखिरी एक इंजेक्शन है वो लगवा लो, तो इससे हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। और बहुत दफ़ा ऐसे हुआ कि स्टूडेंट पास कर भी गए इस ये काम करने के बाद। तो इट हैपन्स, समझ आई ना। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, हमने प्रॉपर चैनल के साथ इन तमाम चीज़ों को वो लेकर आगे चलना है। ठीक है मेरा बेटा, तो ये मैं चाह रहा था कि आपके जहन में दोबारा मैं इसको रीजनरेट करूं इन चीज़ों को, ताकि आपको फुल फ्लेज आइडिया हो कि इन चीज़ों को कैसे लेकर चलना है। क्लास का टाइम हो गया, ये लेक्चर का मैं जो था वीडियो आपके साथ शेयर कर लूँगा, और फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़ जी।